हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात एक बार फिर सुर्खियों में है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा का है, जहां 62 साल के शख्स को हुजूम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। काजिम अहमद को ज़द-ओ-कोब किया गया, यहां तक कि उनके कपड़े तक उतार दिए गए। हुजूमी तशद्दुद का वाक़या नोएडा के सेक्टर 37 का है। फिलहाल नोएडा पुलिस ने इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की है। वाज़ेह हो कि काजिम अहमद अलीगढ़ जा रहे थे, इसी दौरान काजिम अहमद के साथ हुजूमी तशद्दुद का वाक़या पेश आया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने RSS सरबराह मोहन भागवत के जरिए दिए गए बयान का इस्तकबाल किया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कमाल फारूकी ने कहा कि बयान को मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए, लेकिन जो बयान आया है इस पर अमल भी होना चाहिए। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी साहब। फारूकी साहब, भागवत साहब की तरफ से कल काफ़ी अच्छे बयानात आए और उन्होंने ख़ास तौर से ये कहा मुसलमानों को अपनी पहचान छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा स्टेटमेंट है। हम तो ये समझते हैं कि मुस्बत अंदाज से सोचना चाहिए। अगर उनका वाकई ईमानदाराना तरीके से वो ऐसा सोचते हैं तो ये एक तारीख़ी बात होगी और ये तब्दीली की तरफ एक निशानदेही करती है। लेकिन उसी के साथ साथ हमको ये भी नज़र आता है कि दिन रात जो है उस तरह की लिंचिंग और लोगों के साथ में बदतमीज़ी बार बार हो रही है। और हद तो ये है कि वो लोग जो कि सामने सीधे गोली चलाते हुए नज़र आए थे जब CA का वो चल रहा था, उनका आज भी ट्वीट जो है ना वो इतना ख़तरनाक घूम रहा है कि लोग बाग उसके ऊपर हज़ारों की तादाद में बैठे हुए हैं, तालियां बजा रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए, इसके ऊपर भी कुछ काम करना है, क्योंकि वो इस वक्त जो है हुकूमत उनके कहने ही पर चलेगी कि एक आदमी जो मसीह के बाकायदा नारे लगाते हुए नज़र आ रहा था, पुलिस की सामने DSP के साथ में नज़र आ रहा था, जिसमें गोली मार तो कह रहा था, उसने पुलिस वाले ने DSP ने कोई काम नहीं किया, DCP ने कोई काम नहीं किया। फारूक साहब, आपके जो इसका सवाल है अपनी जगह, लेकिन किस तरह कल भागवत जी ने ख़ास तौर से कहा कि जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है और ऐसे लोगों पर इंसाफ के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन करेगा कानूनी कार्रवाई? मसले कि उनको अपने प्राइम मिनिस्टर को फौरन ऑर्डर करना चाहिए। उनको इसके पीछे सिंसियरिटी जब भी नजर आएगी जब कोई एक्शन ओरिएंटेड काम हो। तो मोहन भागवत के बयान पर कासिम रसूल इलियास ने कहा कि जो लोग हेट स्पीच दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भागवत जी कहते हैं कि यह हिंदुत्व के खिलाफ है, तो ये बात PM और वजीर दाखिला तक पहुंचाएं। बड़े बयान आए, मुसलमान किसी पाखंड में ना पड़े, किसी डर ना हो उनको कि इस्लाम खतरे में है। ये जो बड़े बयान हैं इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मोहन भागवत जी का ये बयान जो है वो हिपोक्रेटिक बयान है, पाखंडिक बयान है। सवाल ये पैदा होता है कि आप ये कहते हैं कि मॉब लिंचिंग हिंदुत्व के ख़िलाफ़ है। सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो हेट स्पीच दे रहे हैं, जो पूरा माहौल बना रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो RSS के लोग हैं, BJP के लोग हैं। और जो लोग मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनको एक तरह से सरकार की तरफ से इम्यूनिटी हासिल हो जाती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उनकी तमाम वो मॉब लिंचिंग के तमाम वीडियो वो सोशल मीडिया पर डालते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? सवाल ये पैदा होता है कि अगर भागवत जी समझते हैं कि ये हिंदुत्व के खिलाफ है तो उन्हें अपने योगी जी को और अमित शाह को और मोदी जी को बताना चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। तो सवाल ही पैदा होता है कि उनको ज्ञान बांटना चाहिए। हमको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो कि आप खतरे में नहीं है? उनको उन लोगों को ज्ञान बांटना चाहिए, उन लोगों से ये बात कहनी चाहिए जो लोग इसको एक तरह से इम्यूनिटी दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा और कहा कि डायलॉग होना चाहिए, और ये भी ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि अब ये इस चक्रव्यूह में ना फंसे मुसलमान कि इस्लाम खतरे में है। देखिए, पहली बात तो ये कि हम लोग ये नहीं मानते कि इस्लाम खतरे में है, लेकिन ये भी हकीकत है कि पिछले 7-8 साल से मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। और इलेक्शन के ज़माने में हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए आप हेट स्पीच दे रहे हैं। और कौन दे रहा है? अमित शाह जी दे रहे हैं। और कौन दे रहा है? यहाँ दिल्ली में नहीं हुआ कि यहाँ बटन दबाइए शाहीन बाग में करंट लगेगा। ये किसने कहा था? ये अमित शाह ने कहा था।
तो जो बयानात होम मिनिस्टर देते हैं, जो बयानात प्राइम मिनिस्टर देते हैं, जो बयानात योगी जी देते हैं, उन बयानात पर क्यों आप रोक नहीं लगाते हैं? आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद में आज से जिम, स्टेडियम और सिनेमा हॉल को आवाम के लिए कुछ खास शर्तों के साथ खोल दिया गया। ऐसे में खेलों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के साथ साथ बच्चों के लिए भी ये खुश आइंद खबर है। पिछले 1.5 साल से तमाम स्टेडियम बंद होने से बच्चों की खेल सरगर्मियां सबसे ज्यादा मुतासिर रहीं और ऐसे में स्टेडियम खुलने से बच्चे सबसे ज्यादा पुरजोश और खुश नजर आ रहे हैं। पर थोड़ा और पहले खुलता तो और अच्छा रहता। जैसे अपने इन्हीं जितने सब क्रिकेट खेलते हैं सबका 1-1 या 2-2 सीज़न ख़राब हो चुके हैं, पर अब आए हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड खुले हैं, करेंगे, आएंगे लय में दोबारा। ये काफ़ी अच्छी बात है कि मतलब ग्राउंड खोले हैं गवर्नमेंट ने हमारे लिए, क्योंकि बहुत 1 साल से हम मतलब घर पे ही हैं। जो हम करना चाह रहे थे वो घर पे तो होगा ही नहीं, तो ग्राउंड में आके होगा। तो अब ग्राउंड में आए हैं तो अब खुल जाएंगे, हम मेहनत करेंगे, अब खेलेंगे। अब आज से खुलना, प्रशासन ने जो छूट दी है, आज से खुलने की जो गाइडलाइन आई है, अब बच्चे आने शुरू होंगे। लेकिन पिछले 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है कोरोना की वजह से बच्चे अपने घरों में कैद हैं और कुछ फिजिकल वगैरह कोई ग्राउंड्स की एक्टिविटी इनकी कुछ हो ही नहीं पा रही है। उनके पेरेंट्स, बच्चे सभी परेशान हैं। आगे बढ़ेंगे। कानपुर में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि सरहद पर पाकिस्तानी ड्रोन आने के मसले से हमारी फौज पूरी तरह से निपटने की अहलियत रखती है। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि मैं मुल्क के अवाम को यह यकीन दिलाता हूं कि मुल्क पूरी तरह से महफूज है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंसाफ और इंसानियत ही बीजेपी की सियासत की बुनियाद रही है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने यूपी में होने वाले इंतखाबात में योगी आदित्यनाथ को ही वजीर आला का दावेदार करार दिया। उसको चेतावनी दे रहे कोई? तो किसी को चेतावनी देने का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देश पूरी तरह से सुरक्षित है। जो भी चैलेंजेस हम लोगों के सामने आएंगे, उन चैलेंजेस का मुकाबला करने की पूरी कुव्वत हमारी आर्मी में है। कोई भी मैंने कहा देश की पूरी सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है और हमारे देश के जो सेना के जवान हैं उनका। उधर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के बयान की हिमायत की है। साथ ही अखाड़ा परिषद ने एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के अजदाद भी पहले हिंदू थे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर नरेंद्र गिरी ने कहा है कि आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का बयान काबिल सताइश है। नरेंद्र गिरी ने कहा कि मोहन भागवत के बयान की अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और इससे वाबस्ता तमाम साधु संत हिमायत करते हैं। महंत नरेंद्र गिरी का कहना था कि मॉब लिंचिंग के बारे में मोहन भागवत के मौक़िफ़ की अखाड़ा परिषद पूरी तरह से तायद करता है। उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म हुजूम के जरिए किसी को तशद्दुद का निशाना बनाना किसी तरह से भी जायज़ नहीं करार दिया जा सकता। आदरणीय भागवत जी का बयान बिल्कुल सत्य है और सारे संत महात्मा उनका समर्थन इसलिए करते हैं कि ओवैसी जी अपने पूर्वजों पर ध्यान दें तो वो पहले हिंदू ही रहे होंगे। भारत में रहने वाला हर मुसलमान पहले हिंदू था, हर क्रिश्चियन पहले हिंदू था। ये तो लोगों ने लालच में, दबाव में कोई न कोई बन गए, तो इसलिए अगर उनका टेस्ट कराया जाए, पूर्वजों का दिया जाए इतिहास, तो सब हिंदू थे। यहाँ डीएनए टेस्ट कराया जाए, बिल्कुल हिंदू थे, इसमें दोहरा नहीं है। भागवत जी का बयान बिल्कुल सत्य, स्वागत योग्य है। गाजियाबाद थाने के मुरादनगर इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें एक नौजवान ने दूसरे नौजवान पर पिस्तौल तान दी। पुलिस की इत्तलात के मुताबिक मुलजिम नौजवान का नाम आयरन बताया गया है। यह प्रधान के ओहदे का चुनाव लड़ चुका है। जिम में किसी तनाज़े को लेकर बात बढ़ गई थी। इस मामले पर एसपी देहात ने बताया कि मामले का नोटिस लिया गया, जल्दी ही गिरफ्तारी होगी। सुराना गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो को तत्काल संज्ञान में लिया गया है और उस वीडियो में जो लड़का उसमें दिखाई दे रहा है उसको चिन्हित कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। बहुत ही जल्दी उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।
उधर उत्तर प्रदेश हुकूमत ने आज से सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दे दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए हफ्ते में 5 दिन खोलने की इजाजत दी गई। लेकिन कानपुर में आज एक भी मल्टीप्लेक्स नहीं खुले। सिंगल स्क्रीन के 5 सिनेमाघर आज से खुले। सिनेमा मालिकान का कहना है कि कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई, इसलिए इसे बंद ही रखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से सिनेमा हॉल खोले जाने की अनुमति दी है। इस अनलॉक के दौरान उत्तर प्रदेश में सभी मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। लेकिन कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में मैं इस समय बड़े चौराहे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जेड स्क्वायर मॉल मौजूद है और यहाँ पर आइनॉक्स का मल्टीप्लेक्स है। लेकिन आज से कानपुर में अगर बात की जाए तो कानपुर में 4 मल्टीप्लेक्स हैं, उन्हें नहीं खोला गया है। और सिनेमा हॉल जो कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल हैं, वो 5 सिनेमा हॉल खोले गए हैं, बाकी सारे बंद हैं। सिनेमा हॉल एसोसिएशन का कहना है कि मुंबई में एक मीटिंग के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि मल्टीप्लेक्स कब खुलेंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए ये फैसला 12 से 17 जुलाई के बीच होगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। यूपी में गोमती रिवरफ्रंट घोटाला मामले में सीबीआई मुतहरिक हो गई है। आज इसने 40 ठिकानों पर छापे मारे हैं। गाजियाबाद, लखनऊ और आगरा काबिल जिक्र हैं। वहीं सीबीआई ने 190 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वाजिब कि 2017 में योगी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद ही इस घोटाले की बात सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने जांच बिठा दी थी। दो 2022 में यूपी असेंबली इंतखाबात होने हैं, जिसमें एमआईएम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी हवाले से एसपी लीडर नूरी शौकत ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और इस पार्टी पर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव होता है। इसी कड़ी में कानपुर की समाजवादी पार्टी महिला अध्यक्ष जो नूरी शौकत जी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है एएमआईएम को लेकर। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह की पोस्ट है। नूरी जी, किस तरह की आपने पोस्ट किया है, क्या उससे उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहती हैं? जो मैंने पोस्ट डाली है अभी वो इस तरह है, ए मोमिनो जागो, आफत पड़ी है जान की, जन्म लिया है भारत में, तुम औलाद हो हिंदुस्तान की। तो ये सिर्फ इसलिए कहना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं कि जो एआईएमआईएम है, ये सिर्फ इसलिए आया है हमारे बीच कि ये हमारे मुस्लिम भाइयों को आपस में वोट काट सके। लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐसा होना नहीं है, क्योंकि 2022 में हम लोग पूरी तरह से 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी और मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होने देंगे। और जैसा कि हम ये कहते हैं कि ये बीजेपी एजेंट हैं, तो बिल्कुल कहते हैं इस बात को। आप अगर गौर करें तो ये 100 सीटों पे क्यों लड़वा रहे हैं, ये 400 सीटों पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं। हम तो खुला चैलेंज कर रहे हैं, आप 400 सीटों पे लड़िए ना। उन्हीं 100 सीटों पे लड़ेंगे जहाँ पे हमारे मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े हैं या हमारे सेकुलर मेंटालिटी के हिंदू भाई खड़े हैं, जो समाजवादी पार्टी जैसी सेकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या इसको कहेंगे, आप आपस में ही मुस्लिम्स को लड़वा रहे हैं, क्योंकि हमारा मुस्लिम भाई बहुत इनोसेंट है। हमारा हिंदू भाई इस चीज़ को समझ चुका है कि एआईएमआईएम हमको भड़का रही है। लेकिन इस चीज़ को हमारे मुस्लिम भाइयों को मैं बहुत जहनी तरीके से समझाना है कि ये क्या करने आए हैं। आप जहाँ थे आप वहीं चले जाएं। अभी आपने एक खेला खेला था, आप देखें तो आपने बंगाल में अपना खेल रचा ठीक से, लेकिन आपकी दाल नहीं गली वहाँ पर। आई थिंक सो 0.25 के नीचे ही आप रहे, और इंशाल्लाह ताला इससे भी औंधे मुंह आप गिरेंगे यहाँ पर यूपी के अंदर। तो जिस तरह से आपने देखा कि नूरी शौकत जी का साफ तौर से कहना है कि एएमआईएम के लोग पार्टी में शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। और ब्रेक के बाद अब आइए एक नजर डालते हैं खास बात बिहार की सुर्खियों पर। उर्दू टीटी उम्मीदवारों के मसले को जल्द हल करेगी हुकूमत। जेडीयू एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कराई यकीन दहानी।
बिहार में उर्दू एकेडमी की जल्द होगी तश्कील। कोरोना और लॉकडाउन के सबब पेश आ रही थी दिक्कतें। महकमे अक़लियती फलाह के वजीर जमा खान का बयान। तकरीबन 4 साल के बाद कारकुनों से रूबरू हुए लालू प्रसाद यादव। कहा, पार्टी ने गरीबों को हक दिलाने का किया है काम। और 7 जुलाई से पूरी तरह से खुलेंगे सरकारी दफातर। 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे कॉलेज, शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल अभी रहेंगे बंद। तकरीबन 4 साल के बाद लालू प्रसाद यादव आज एक्टिव नजर आए। आरजेडी के यौम तासीस के मौके पर लालू ने कारकुनों से खिताब किया। लालू के अंदाज में पुराने खनक नहीं थी, लेकिन कारकुनों में जोश भरते नजर आए। पहले बहुत सारी बातें करते थे, नाम क्या रखा जाए। तो मैंने रामकृष्ण हेगड़े जी को टेलीफोन कर उस विद्वान आदमी को कि क्या नाम रहना चाहिए हमारे पार्टी को, बताइए। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल रखो। तो राष्ट्रीय जनता दल का जन्म हुआ कि मैंने 5 प्रधानमंत्री को देखा और बनाने में सहयोग किया। उन दिनों में नहीं केंद्र में मंत्री बनाया गया, लेकिन परवाह नहीं किया। नीतीश कुमार जी बहुत व्याकुल थे, यहाँ पर उन्होंने करके बनवा दिया था। शायद कृषि मंत्री थे। मुझे खुशी है कि तेजस्वी का भाषण और ज्ञान तो है, लेकिन मेरा बड़ा लड़का भी केस पत्ता भी जाता हूँ तो भाषण सुना हमने। लगातार जो भाषण किया उस भाषण में दम है। और इतना कम उम्र में तेजस्वी यादव बिहार जैसे राज्य नैया को पार लगाना, इतना सीट ग्रहण करना, जितना दौरा करना, हमको उम्मीद नहीं था पहले। लेकिन लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में उर्दू टीटी के उम्मीदवारों के साथ इंसाफ होगा, यह कहना जेडीयू के एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की हुकूमत में ही स्कूलों में असातिज़ा की बहालियां हुई हैं और इन्हीं की हुकूमत में टीटी उर्दू के उम्मीदवारों की बहाली भी मुमकिन होगी। गुलाम रसूल बलियावी का कहना है कि अब तक ताखीर खुद टीटी के उम्मीदवारों के सबब हुई थी। वो खुद इस मामले को अदालत ले गए थे, लेकिन अब उम्मीद है कि नीतीश हुकूमत इस मसले को जल्द सुलझाएगी। नंबर घटा करके केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी है वो शायद धारा उसने दे दिया कि आप बहाल कर सकते हैं। उन राज्यों के और उन सूबों के उस बयान पर और उस तथ्य पर को बुनियाद बना करके बिहार सरकार ने भी भेजा है, और इस पर हमने जो हो सकता था और जो कोशिश होनी चाहिए थी वो बड़े मुखलिसाना तौर से किए। लेकिन इसमें जो नेतागिरी लोग शुरू कर देता है, इससे भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और हमें उम्मीद नहीं, यकीन है कि अब तक की तारीख में सबसे ज़्यादा उर्दू टीचरों की बहाली नीतीश कुमार जी की सरकार में हुई है। बकिया बख्ची हुई बहालियां भी नीतीश कुमार जी के ही सरकार में होगी। बिहार में उर्दू एकेडमी को तश्कील नहीं करने का मामला सुर्खियों में है। गुज़िश्ता 3 सालों से एकेडमी तहलील है, लेकिन इस ताल्लुक से हुकूमत कोई कदम नहीं उठा रही। महकमे अक़लियती फलाह का कहना है कि उर्दू एकेडमी को तश्कील करने के सिलसिले में हुकूमत जल्द मुनासिब कदम उठाएगी। महकमे के वजीर ने कोरोना का बहाना बनाते हुए कहा कि लॉकडाउन और कोरोना के सबब उर्दू एकेडमी की तश्कील का मामला रुका हुआ है। हमारी बात मिनिस्टर साहब से भी हुआ
और चूँकि कोरोना को लेकर थोड़ा सा परेशानियाँ थी, तमाम तरह का मामला था, जो स्वास्थ्य को लेकर सब चिंतित थे लोग, उसी पे सबका फोकस था। लेकिन एक महीने 1.5 महीने में इस पर हम लोग बैठक करके इसका भी हम लोग रास्ता बनाएंगे, जो आपको आपके सामने इसका मिलेगा रिजल्ट। आरजेडी ने अपना यौम तासीस धूमधाम से मनाया, लेकिन इस मौके पर कोरोना गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी खूब उड़ाई गईं। लोगों की बड़ी तादाद इस तकरीब में शामिल हुई और किसी ने न तो मास्क पहना था और न ही समाजी फासले का कोई ख्याल रखा गया। जनता दल का 25वां स्थापना दिवस समारोह है और इस समारोह की एक तस्वीर जरा आपको हम दिखाते हैं कि आरजेडी के कार्यालय के ठीक सामने अगर आप देख पा रहे हो तो जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ताओं की जो भीड़ वो दिखाई पड़ रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे समारोह शुरू हुआ उस समय हालांकि आरजेडी के तमाम बड़े नेता अपने मंचों से ये अपील करते रहे कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मास्क ज़रूर लगाएं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, लेकिन जो कार्यकर्ता जो हैं वो मानने को तैयार नहीं। और वो तस्वीर जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों पे बिल्कुल जो लोग हैं वो मानने करने को जो है वो तैयार नहीं हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। एलजेपी ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। दरअसल खिराज अकीदत की तकरीब में पार्टी कारकुनों के लिए फूड पैकेट का इंतजाम किया गया, लेकिन बड़ी तादाद में बाहरी लोगों के आने की वजह से अफरा तफरी फैल गई। सोशल डिस्टेंसिंग के लोग दिल्ली से पटना पहुंचे एलजेपी लीडर चिराग पासवान का उनके पार्टी कारकुनों के जरिए जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर चिराग पासवान ने जमीन पर बैठकर अपना एहतजाज भी दर्ज करवाया। आरजेडी की 50वीं यौम तासीस के मौके पर बीजेपी लीडर और बिहार के वजीर ज़राअत अमरिंदर प्रताप सिंह लालू प्रसाद पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। सही बात यह है कि वर्चुअली वो जेल में है, जमानत पर आए, फिर भी वो पार्टी चला रहे हैं, पार्टी के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। वो जेल के अंदर से, जेल के बाहर से जो पार्टी उनकी चलाई जा रही है, ये उनका विषय है। इस विषय पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे। कोरोना की वजह से गया में हर साल मुनक्किद होने वाले मशहूर प्रतिपक्ष मेले के इनेकाद पर गैर यकीनी के बादल मंडरा रहे हैं। इस सिलसिले में मुतालिका कमेटी ने सीएम नीतीश कुमार को खत लिखकर कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक मेले के इनेकाद की इजाजत तलब की है। कोरोना के लिए सर्टेन गाइडलाइंस बना के इसको पितृपक्ष का आयोजन किया जाए, नहीं तो इससे समाज के विभिन्न वर्गों पर, सिर्फ ब्राह्मणों को, पुरोहितों को नहीं, विभिन्न वर्गों पर इसका बड़ा असर हो रहा है और लोग बड़ी उससे इसकी तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं। इस मंदिर बंद होने के कारण करीब करीब लाखों की संख्या में यहाँ पे आदमी दयनीय स्थिति में जी रहा है, रोजी रोटी से बेहाल है, जो भी रोजगार है छिन गया है। अभी हम लोग 10 रुपया 20 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं। छपरा में गंडक नदी का कहर जारी है। नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से गंडक नदी में तुगयानी की वजह से मकामी आबादी को सख्त दिक्कतों का सामना है। महफूज मकामात की जानिब लोग पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। दिक्कत यह बा जे कोई न प्रशासन नहीं खियावत, ना कोई विधायक न नेता कोई नहीं खियावत, ना मुखिया। बहुत दिक्कत बा, जलावन के दिक्कत बा, खाना पीना के दिक्कत बा। स्थिति क्या कहा जाए, स्थिति तो देखिए रहे हैं आप, पूरा नदी बढ़ रहा है और पानी आ रहा है। तो वहीं दरभंगा जिले के हनुमान नगर और हयाघाट में सैलाब का कहर दिखाई दे रहा है। बागमती नदी में तुगयानी है, खड़ी फसल तबाह हो गई। मकामी लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना है। छपरा के एक प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद अहले खाना ने जबरदस्त हंगामा किया। अस्पताल में जबरदस्त तोड़फोड़ की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया।
मेरी माँ मरी है, 50 बार बोलने के बाद एक बार भी डॉक्टर नहीं आता है, कंपाउंडर के बोलने के बाद भी नहीं आता, और 4.5 लाख रुपया है। और लापरवाही से हुआ है। दोनों आदमी पहले क्या चाहते हैं, उसके बाद ना आगे का क्या कार्रवाई होगा। क्या आरोप लगा रहे हैं, किस तरह का आरोप है? आरोप है कि लोग कहता है कि 10 रोज से डॉक्टर साहब मरीज को देखने नहीं आए हैं, ऐसा है वैसा है, यही सब बात बोल रहे हैं। अभी तक कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है ना? नहीं, लिखित आवेदन कोई नहीं मिला। कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदाद-ओ-इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।